हाँ देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्वाइन करना है, ये तो हम किसी से नहीं कह रहे हैं। अगर ज्वाइन करना होता तो दिल्ली गवर्नमेंट में हम लोग लाखों लोगों को ज्वाइन करा चुके होते हैं। यूपीएस को कोई तब तक ज्वाइन नहीं करेगा जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन ना देना शुरू कर दें, और दूसरी बात, कर्मचारी का अंशदान वापस करने की घोषणा ना कर दे। तब तक यूपीएस में हम क्यों जाएंगे? कोई नहीं जाएगा यूपीएस में। हाँ, एक कदम सरकार जो पिछली अभी थोड़े दिन पहले अगस्त में 19 अगस्त को मेरे ख्याल से सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया कि ये कहा कि यूपीएस से भी एक बार आप चाहें तो फिर से एनपीएस में वापस आ सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप मानूंगा मैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार यूपीएस लाई ही क्यों? सरकार को यूपीएस लाना ही नहीं चाहिए था। सरकार को सीधे सीधे एनपीएस में ही अगर वो 18.5% अपना बढ़ा देती सीधे सीधे, और सरकार ये कह देती कि आप चाहो तो रिटायरमेंट पे 10+14 के हिसाब से यानी एनपीएस के हिसाब से पेंशन ले लो, और आप चाहो तो सरकार का पूरा कंट्रीब्यूशन वापस कर दो और ओपीएस ले लो। खत्म हो जाती बात, खत्म हो जाती बात। अब सरकार एक तरफ तो 18.5% कर भी रही है और वो दे भी नहीं रही है। पेंशन देने के लिए बाध्यता लगा रही है 25 साल, उसमें भी कह रही है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लो, घर जाओ और 10 साल घर बैठे रहो बिना खाए पिए, और फिर हम पेंशन देंगे आपको 10 साल के बाद। तो ये तो जब तक इस मामले में कोई सुधार नहीं हो जाता तब तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कोई भी कर्मचारी नहीं जाएगा, ये तो तय है। तो एनपीएस में क्या था? एनपीएस में अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपका 20% दे देते थे और 80% पर पेंशन देते थे। तो ये तरीका था प्रीमेच्योर एग्जिट में। अभी इन्होंने ये कहा है कि अगर 10 साल से कम नौकरी थी और आप थ्रू प्रॉपर चैनल विद परमिशन सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी या स्टेट ऑटोनोमस बॉडी या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी आप नौकरी करने के लिए चले गए तो वो इंडिविजुअल कॉर्पस में से लमसम अमाउंट निकाल करके दे देंगे एज पर अथॉरिटी या एज पर लॉज, और आपको पेंशन नहीं देंगे, ना ही आपकी सर्विस वहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये एक सबसे, इसको आप समस्या के रूप में भी देख सकते हैं, और जिनको नौकरी छोड़ करके जाना है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा पैसा मिल जाएगा और उनकी हेडेक खत्म। तो ये एक केस है। अगर 10 साल से कम नौकरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हैं तो यूपीएस सेम टू सेम ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 10 साल से ज़्यादा है, अगर नौकरी 10 साल से ज़्यादा हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई यूपीएस में आ गया है, यूपीएस को ऑप्ट कर लिया है, फिर वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जा रहा हो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा है तो उसे क्या करेंगे, उसका यूपीएस स्विच हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में जा रहा है या सेंट्रल पीएसयू में जा रहा है, वो चाहे एब्जॉर्प्शन से जा रहा हो, तो उससे उसी दिन रिटायर मान लेंगे और रिटायरमेंट पे जितनी पेंशन बनेगी वो दे देंगे प्रोरेटा बेसिस पर। मान लीजिए 12 साल की 15 साल की नौकरी है तो 30% पेंशन बनी, 30% की पे आउट दे देंगे और जो उसका लमसम अमाउंट बना वो दे देंगे और कर्मचारी को रिटायर मान लेंगे, अगर वो पीएसयू में या फिर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में जा रहा है तो। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका मतलब सरकार ने ये मन बना लिया है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारियों को और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के कर्मचारियों को शायद यूपीएस नहीं देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, इनके इस गजट से आशंका हो रही है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक क्या होता था, आप किसी भी गवर्नमेंट से किसी भी गवर्नमेंट में जाएं, चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस में जाएं चाहे पीएसयू में जाएं, अगर वहाँ एनपीएस चल रहा है तो सेम टू सेम आपका एनपीएस कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। आपको दोबारा एनपीएस कार्ड, पैन कार्ड नहीं बनवाना पड़ता था, आपकी नौकरी भी ऐड हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर सरकार जिस तरह से पल्ला झाड़ रही है उस तरह से ये लग रहा है कि सरकार ऑटोनोमस बॉडीज़ में, पीएसयू में यूपीएस को लाने की मंशा नहीं रख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि अगर ऐसी मंशा नहीं होती तो ये नियम बनाने की ज़रूरत क्या थी। ये अगर मैं बताऊँ तो आपको पॉइंट नंबर ये पड़ेगा 15 नंबर का है, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस का, पेज नंबर 33 पर। और इसका अगर आप पॉइंट बी पढ़ेंगे, 2 का बी पॉइंट,
where the resignation has been submitted to take up after completion of qualifying service less than 10 years with proper permission another appointment whether temporary or permanent in the state government, in the state autonomous body, in the public sector undertaking of central government or state government. In such cases, the accumulated pension wealth in the individual corpus under the unified pension scheme shall be payable to the subscriber in lump sum in accordance with the regulation as notified by the authority. वो साफ साफ कह रहे हैं कि 10 साल से नौकरी कम है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आपने यूपीएस ले रखा है, फिर आप चाहे सिलेक्शन के तौर पे भले थ्रू प्रॉपर चैनल सेंट्रल पीएसयू में जा रहे हो, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में जा रहे हो, वो आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में, इंडिविजुअल कॉर्पस का मतलब 10% बाई एम्प्लॉई 10% बाई गवर्नमेंट, जितना भी कॉर्पस है वो आपको लमसम के रूप में दे देंगे अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एज नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी नोटिफाई करेगी कितना पैसा देना है वो पैसा उनको दे देंगे और कोई सर्विस का एडिशन नहीं, कोई पेंशन नहीं। क्योंकि वैसे तो इसका मतलब साफ है, अगर एनपीएस तो वहाँ भी है, जब एनपीएस में बदलाव हो गया यूपीएस आ गया तो एनपीएस में बदलाव आकर के वहाँ भी यूपीएस आ जाना चाहिए था। लेकिन इस पॉलिसी से ऐसा लगता है कि सरकार सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में यूपीएस लाने की चाहत में, मंशा में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सी पॉइंट इसका जो है, वेयर द रेजिग्नेशन हैज बीन सबमिटेड टू टेक अप ऑन और आफ्टर completion of 10 years of qualifying service with proper permission another appointment whether temporary or permanent in the state government or any autonomous body or public sector undertaking of the central government या state government, the subscriber shall be entitled to assured payout admissible under the PFRDA operationalization of unified pension scheme or NPS regulation 2025 as in case of superannuation। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर नौकरी 10 साल से ज़्यादा है, यानी क्वालिफाइंग नौकरी आप पूरी कर चुके हैं और उसके बाद आप थ्रू प्रॉपर चैनल किसी दूसरे अपॉइंटमेंट के तहत, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हो, चाहे आप ऑटोनोमस बॉडी वो चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, चाहे पीएसयू वो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सरकार आपको उस दिन रिटायर मान लेगी और उसके हिसाब से आपको एश्योर्ड पेमेंट देना शुरू कर देगी, जैसा कि सुपर एनुएशन पे करती है। यानी कि अगर 15 साल की नौकरी हुई तो आपको 30% पेंशन देना शुरू कर देगी उसी दिन से। ये है तरीका क्वालिफाइंग सर्विस के बाद। तो ये जो 3 बड़े बदलाव हैं, एक इसी का पैरा 4 है, रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स फ्रॉम द सर्विस और पोस्ट विद द टेकिंग अप एन अपॉइंटमेंट अंडर। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जा रहे हो, कारपोरेट सेक्टर में जा रहे हो और आपने रेजिग्नेशन का दे रखा है 3 महीने पहले, रेजिग्नेशन जो इंटीमेशन दिया जाता है वो आपने दे दिया, तो आप उसको विड्रा नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको प्राइवेट कंपनी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपकी नौकरी कितने साल की हो, अगर आपने इस तथ्य को लिख करके कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में या कारपोरेशन में जा रहा हूं, भले ही वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में हो, और आपने अगर इस्तीफ़ा दे दिया कि 3 महीने बाद मैं इस्तीफ़ा मेरा मंजूर कर लिया जाए, मान लिया जाए, तो उस एप्लीकेशन को आप दोबारा विड्रा नहीं कर पाएंगे। ये भी इन्होंने पैरा 4 में एक रूल बना दिया है। तो ये जो अभी तक की जो मेन बदलाव थे ये आज डिस्कस करने थे। इसके बाद फिर हम इस पूरे गजट को, चूँकि 22-24 पेज का ये पूरा गजट है, इसको एक आध बार और पढ़ेंगे। आज की जानकारी ये ज़रूरी थी क्योंकि कर्मचारी बार बार फ़ोन कर रहे थे साथी कि, और ख़ास करके पैरा जो मिलिट्री वाले हैं, आर्म फोर्सेस वाले हैं,